Hello friends, my name is Gunjan Singh. Welcome to my channel हिंदी सागर। कल हमने वर्णमाला के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ख़त्म किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शब्द भेद का अध्ययन करेंगे, यानी काइंड्स ऑफ वर्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए। और सुपर टेट के लिए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हालांकि सी टेट में फैक्ट वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और टेट और सुपर टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। तो शब्द भेद को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि शब्द क्या है। सार्थक अक्षरों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। किन अक्षरों का समूह? यानी सार्थक अक्षरों का समूह। अब सार्थक अक्षर कौन से होते हैं? सार्थक अक्षर वो होते हैं जिनका कोई एक अर्थ हो। तो ऐसे अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं हम, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी ये तो एक या एक से अधिक शब्दों से या अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे हाँ, ना, जब, तब, कसक, मसक, जगमग, डगमग इत्यादि। और इजी वे में याद करना है तो हम इसे सिर्फ ऐसे याद रखेंगे कि सार्थक अक्षरों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि शब्द में सबसे पहले मतलब शब्द बनते हैं तो उनमें सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहला होता हमारा वर्ण, वर्ण से बनते हैं हमारे अक्षर, अक्षर से बनते हैं फिर हमारे शब्द। अब शब्द में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। पहला क्या होता है? विकारी। दूसरा क्या होता है? अविकारी। अविकारी को हम क्या कहते हैं? अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। अब विकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? ये चारों हमारे विकारी के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इसमें जो विशेषण हैं ये इम्पोर्टेंट है। विशेषण क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट है किस एग्ज़ाम के लिए? सुपर टेट एग्ज़ाम प्लस टेट एग्ज़ाम, दोनों के लिए हमारा विशेषण इम्पोर्टेंट है। आगे है अविकारी। अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन आते हैं अविकारी या अव्यय के अंतर्गत? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बना हमारा पद, और पद से बने हमारे पदबंध। उसके बाद क्या बना हमारा पद, पद के बाद बना हमारा पदबंध, पदबंध से बना हमारा उपवाक्य और उपवाक्य से बना हमारा वाक्य। तो इस तरीके से हमने शब्द भेद यानी शब्द के बारे में जाना। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद हैं यानी शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा सार्थक और नंबर दो होता है निरर्थक। अब इसे समझेंगे कि सार्थक क्या है। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई
अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। सार्थक शब्दों का क्या हो? निश्चित अर्थ हो। वो शब्द हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द यानी जिनका कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, जिनका कोई अर्थ न हो, ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हमने जान लिया कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं, यानी सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई निश्चित अर्थ हो और निरर्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो। आगे देखते हैं अर्थ भेद के आधार पर शब्द भेद। अभी हमने क्या जाना? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब अर्थ भेद के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ भेद के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एकार्थी, यानी जिसका एक अर्थ हो। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ हो। समानार्थी, जिनका समान अर्थ हो, यानी पर्यायवाची। नोट कर देते हैं। एकार्थी, एक अर्थ रखने वाले शब्द। अनेकार्थी, अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। एकार्थी, एक अर्थ रखने वाले शब्द। अनेकार्थी, अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। समानार्थी, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द। समान अर्थ रखने वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। उसके बाद आता है विपरार्थी शब्द, यानी हमारे विलोम शब्द, जिनका अर्थ उल्टा होता है, यानी उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। तो इस प्रकार से अर्थ भेद के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होंगे। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी, यानी विलोम शब्द। उसके बाद आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं 3 प्रकार के? रचना या बनावट के आधार पर। तो उसमें पहला कौन सा है हमारा? रूढ़ शब्द। फर्स्ट क्या है? रूढ़ शब्द। सेकंड क्या है? यौगिक शब्द। थर्ड क्या है? योग रूढ़ शब्द। फर्स्ट है हमारा रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, थर्ड है योग रूढ़ शब्द। किसके आधार पर हैं ये? रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं रूढ़ शब्द कौन से हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हमारे रूढ़ शब्द क्या हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, तो कैसे लिखेंगे?
धन वल। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाव धन ल। तो इसके क्या हुआ, इसमें हमने निरर्थक खंड नहीं किए, यानी इन शब्दों के निरर्थक खंड नहीं हो सकते। अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है। क्या है ये चावल शब्द? क्या है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके निरर्थक खंड होंगे जिनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही और देख लीजिए, हमारा दिन है शब्द डी प्लस न, और देखो घर है घा धन र, घोड़ा। इस प्रकार से ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों में विभाजित होने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। कैसे होते हैं ये शब्द? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों में विभाजित होने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं तथा दोनों शब्द स्वतंत्र हों और दोनों का एक निश्चित अर्थ हो। अब हमने यहाँ पे क्या समझा कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, वो दो शब्दों में विभाजित हो जाए, यानी दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं और दोनों ही शब्द स्वतंत्र हों। जैसे देव धन आल्य बराबर देवालय, विद्या धन आल्य बराबर विद्यालय, दिन प्लस ईश बराबर दिनेश। अब यहाँ पे देखिए देव धन आल्य, देव यानी भगवान, आल्य यानी घर। अब यहाँ दोनों ही शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है। इसी प्रकार विद्या यानी विद्या, आल्य यानी घर, यानी विद्या का घर। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकले दोनों का, वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द देखने में यौगिक हो किंतु एक के लिए निश्चित हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो देखने में तो यौगिक लगे कि दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन जब हम उनको जोड़ेंगे तो उनका अर्थ एक निकलेगा। तो देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। जैसे महादेव। अब यहाँ पे ये देखने से कैसे लग रहा है कि ये यौगिक शब्द है, क्योंकि इसमें अलग अलग आ रहे हैं दोनों शब्द, लेकिन इनका अर्थ एक बनेगा। महादेव अर्थात भगवान शिव, महादेव अर्थात भगवान शिव, एक निश्चित अर्थ निकला इसका। लंबोदर, इसका अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, यानी कौन? भगवान गणेश। तो क्या होगा इसका एक निश्चित अर्थ? गणेश। पीतांबर यानी पीला अंबर धारण करने वाला, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। तो इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकला। शब्द दो थे ये, लेकिन इनका एक अर्थ होगा। महादेव यानी शिव, लंबोदर यानी गणेश, पीतांबर यानी श्री कृष्ण। अब इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छे से याद भी रहेगा। बहुव्रीहि समास के समस्त पद योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है जिसमें पौराणिक शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे समस्त पद क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हालांकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, सभी के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसे ज़रूर देखें।
अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।